एक रिपोर्ट इग्नोर करी, 6 महीने डिले किया और जब वापस आए तो स्पर्म काउंट आधा हो चुका था। ये किसी एक आदमी की स्टोरी नहीं है, ये वेरिकोसील का पैटर्न है। पेन कम होता है या कभी होता ही नहीं है, लेकिन अंदर डैमेज चलता रहता है। वेरिकोसील पेन से डेंजरस नहीं होता, वेरिकोसील टाइम से डेंजरस होता है। हर महीने मेरी ओपीडी में ऐसे पेशेंट्स आते हैं जिनको किसी ने बोला है सब नॉर्मल है, शादी के बाद देख लेना, पेन नहीं है तो टेंशन मत लो। और यही सबसे बड़ी गलती होती है। प्रॉब्लम वेरिकोसील नहीं है, प्रॉब्लम है बिना प्रॉपर इवैल्यूएशन के डिसीजन लेना। मैं किसी सिस्टम, किसी ट्रेडिशन, किसी एडवाइस को अटैक नहीं कर रहा हूँ। मैं सिर्फ एक चीज़ क्लियर कर रहा हूँ, गैस वर्क पे लिया गया मेडिकल डिसीजन फ्यूचर खराब कर सकता है। आज मैं आपको 4 सीधी बातें बताऊंगा। पहली, हर वेरिकोसील डेंजरस नहीं होता। दूसरी, डिले से एक्चुअल डैमेज कैसे होता है। तीसरी, पेन का वेट करना क्यों डेंजरस साबित हो सकता है। और चौथी, चीप शॉर्टकट और रियल कॉस्ट में क्या फ़र्क है। वीडियो के एंड में मैं आपको एक सिंपल 3 क्वेश्चंस की चेकलिस्ट दूंगा। उससे आप खुद समझ पाओगे कि आप सेफ जोन में हो या रिस्की जोन में। सबसे पहला मिथ कि वेरिकोसील हार्मलेस होता है, रहने दो। देखिए, इस लाइन का पहला हिस्सा कभी कभी सही हो सकता है। हर वेरिकोसील को ट्रीटमेंट नहीं चाहिए, ये सही बात है। लेकिन इस लाइन का दूसरा हिस्सा, रहने दो, बिना रिपोर्ट्स देख के बोलना डेंजरस है। क्यों? क्योंकि वेरिकोसील एक लेवल नहीं है, वेरिकोसील एक स्पेक्ट्रम है। किसी में सिर्फ विजिबल वेन्स होती हैं, नो डैमेज। किसी में ड्रैगिंग सेंसेशन और पेन होता है, नो फर्टिलिटी इशू। और किसी में पेन कम है पर स्पर्म क्वालिटी ऑलरेडी डेड हो चुकी है। यहाँ लोग सबसे ज़्यादा टेस्टिमोनियल के जाल में फंस जाते हैं कि मेरे दोस्त को भी था पर बच्चा तो हो गया, मेरे कज़न ने कुछ नहीं कराया, सब ठीक चल रहा है। लेकिन मेडिसिन फैमिली एग्जाम्पल्स पे नहीं चलती है, मेडिसिन मेजरेबल प्रूफ पे चलती है। अगर कोई आपको बोलता है कि सब सेफ है, कुछ मत कराओ, तो आप सीधा 3 सवाल पूछो। नंबर 1, क्या सीमन एनालिसिस नॉर्मल है? नंबर 2, क्या दोनों टेस्टिस का साइज स्टेबल है? और नंबर 3, क्या डॉपलर अल्ट्रासाउंड में सिवियरिटी क्लियरली डॉक्यूमेंटेड है? अगर इन 3 में से एक चीज़ भी अननोन है तो सेफ एक मेडिकल कंक्लूजन नहीं है, वो सिर्फ एक कंफर्ट लाइन है। और कंफर्ट लाइन और करेक्ट लाइन दोनों सेम नहीं होते हैं। दोस्तों, ये याद रखिए, वेरिकोसील का रिस्क फील्ड से डिसाइड नहीं होता है, वेरिकोसील का रिस्क फाइंडिंग से डिसाइड होता है। आपको वेरिकोसील से प्रॉब्लम तब नहीं होती जब वो दिख जाता है, प्रॉब्लम तब होती है जब वो चुपके चुपके रिपोर्ट्स खराब करना शुरू कर देता है। मैं आपको एक रियल पैटर्न बताता हूँ। 28 साल का पेशेंट, लेफ्ट साइड हैवीनेस थी, कभी कभी हल्का पेन भी होता था, लेकिन उसने इग्नोर किया। क्यों? क्योंकि उसको बोला गया कि जिम करता है इसलिए होगा। 6 महीने गए, फिर 1 साल गया, फिर शादी फिक्स हुई, तब टेंशन शुरू हुई, टेस्टिंग हुई और रिपोर्ट में 2 चीज़ें सामने आई, स्पर्म काउंट लो और मोटिलिटी भी लो। अब कॉमन रिएक्शन क्या होता है? डॉक्टर साहब, अभी तो मुझे ज़्यादा प्रॉब्लम फील ही नहीं हुई। एग्जैक्टली, इसलिए वेरिकोसील डेंजरस मिसकंसेप्शन है, क्योंकि ये हर बार लाउड सिम्टम्स के साथ नहीं आता है। अब सिंपल साइंस समझिए। वेरिकोसील में जो वेन टेस्टिस के आसपास होती हैं वो एनलार्ज हो जाती है, ब्लड कूल होने लगता है, लोकल टेम्परेचर राइज होना शुरू हो जाता है। और टेस्टिस एक ऐसा ऑर्गन है जो नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर से थोड़ा सा कूल एनवायरनमेंट पे ही बेस्ट फंक्शन करता है। जब ये टेम्परेचर क्रॉनिक वे में थोड़ा सा भी बढ़ता है तो स्पर्म प्रोडक्शन, स्पर्म मोटिलिटी और कभी कभी स्पर्म डीएनए क्वालिटी पर भी इफेक्ट पड़ सकता है। यानी प्रॉब्लम हमेशा एक दिन में नहीं होती, प्रॉब्लम डेली थोड़ा थोड़ा बिल्ड होती रहती है। आज माइनर, कल माइल्ड, फिर एक स्टेज पर रिपोर्ट एब्नॉर्मल। इसलिए जो लाइन लोग बोलते हैं कि अभी तो ठीक लग रहा है, वो वेरिकोसील में मिसलीडिंग हो सकती है। अब एक सेकेंड एग्जाम्पल, एक पेशेंट को बिल्कुल पेन नहीं था, रूटीन इनफर्टिलिटी वर्कअप में वेरिकोसील डिटेक्ट हुआ। उसका शौक ये था कि उसने कभी फील ही नहीं किया कि कोई इशू चल रहा है। ये दोनों स्टोरीज एक ही बात बोलती है, सिम्टम और डैमेज का डायरेक्ट रिलेशनशिप नहीं होता है। वेरिकोसील का डैमेज हर बार बॉडी फील नहीं करती है, कई बार सिर्फ रिपोर्ट फील करती है।
अब तीसरी और बहुत डेंजरस बिलीफ, जब तक पेन सिवियर नहीं होता तब तक टेंशन लेने की बात नहीं। ये लॉजिक डेली लाइफ में शायद काम कर जाए, लेकिन मेडिसिन में हर बार काम नहीं करता। ब्लड प्रेशर साइलेंट हो सकता है, डायबिटीज साइलेंट हो सकती है, किडनी डैमेज भी साइलेंट हो सकता है, और वेरिकोसील रिलेटेड इनफर्टिलिटी डिक्लाइन भी साइलेंट हो सकता है। आप बॉडी को सिम्टम मशीन समझकर मत चलिए। पेन यूजफुल सिम्टम है, लेकिन पेन एब्सेंस का मतलब सेफ्टी सर्टिफिकेट नहीं है। कई पेशेंट्स का डिसीजन मेकिंग यहाँ फेल होता है। वो कहते हैं डॉक्टर साहब जब दर्द बढ़ेगा तब देख लेंगे, लेकिन सवाल ये है तब तक देखने लायक चीज़ बची होगी भी या नहीं। मैं डराना नहीं चाहता हूँ, मैं क्लैरिटी देना चाहता हूँ। हर पेशेंट को इमीडिएट प्रोसीजर नहीं चाहिए, लेकिन हर पेशेंट को प्रॉपर बेसलाइन इवैल्यूएशन जरूर चाहिए। आपको पता होना चाहिए कि आपकी करंट रिपोर्ट क्या बोल रही है, आपकी करंट फर्टिलिटी स्टेटस क्या बता रही है, आपका फॉलो अप प्लान क्या है। अगर आप बस सिम्टम का वेट कर रहे हो तो आप मॉनिटरिंग नहीं कर रहे हो, आप गैम्बलिंग कर रहे हो। पेन का वेट करना लेट होने का सबसे फास्ट तरीका हो सकता है। चलिए अब एक काम की बात करते हैं कि इसमें खर्चा कितना आता है। दोस्तों, डिले का एक इमोशनल रीज़न होता है फियर, और एक प्रैक्टिकल रीज़न होता है कॉस्ट। बहुत लोग सोचते हैं अभी कंसल्ट, टेस्ट, प्रोसीजर में पैसा क्यों लगाएं। सरफेस पे ये प्रैक्टिकल लगता है, लेकिन आप पूरा मैथ देखिए। शॉर्ट टर्म सेविंग में आपने कंसल्ट अवॉइड किया, 500 या 1000 रुपये बच गए। टेस्ट पोस्टपोन किया, थोड़ा और पैसा बच गया। लेकिन लॉन्ग टर्म की कॉस्ट कितनी है उसको भी समझ लीजिए। रिपीट कंसल्टेशन, रिपीट अल्ट्रासाउंड, रिपीट सीमन एनालिसिस, एंजाइटी का हिडन कॉस्ट अलग। और अगर फर्टिलिटी ट्रीटमेंट की जरूरत पड़ी, जैसे IVF या ICSI जैसे ऑप्शंस का कॉस्ट लाखों में आता है। मैं हर केस को IVF तक नहीं लेके जा रहा हूँ, मैं सिर्फ कॉन्ट्रास्ट दिखा रहा हूँ। कभी कभी लोग 500,000 रुपये बचाने के चक्कर में 2 से 3 लाख के खर्चे के जोन में पहुंच जाते हैं। सस्ता डिसीजन और स्मार्ट डिसीजन एक ही चीज़ नहीं होती है। अगर इवैल्यूएशन के बाद डॉक्टर बोलता है कि ऑब्जर्वेशन सेफ है, ग्रेट, आपका पैसा भी बचेगा, टेंशन भी कंट्रोल। लेकिन अगर इवैल्यूएशन के बिना आप ऑब्जर्वेशन कर रहे हो तो वो स्मार्ट सेविंग नहीं है, वो ब्लाइंड सेविंग है। तो फाइनल वर्डिक्ट क्या है? वेरिकोसील होना खुद में इमरजेंसी नहीं है, लेकिन वेरिकोसील को बिना इवैल्यूएशन के इग्नोर करना रिस्की साबित हो सकता है। ट्रीटमेंट हर पेशेंट को चाहिए, ये गलत लाइन है। लेकिन ट्रीटमेंट किसी को भी नहीं चाहिए, ये भी गलत लाइन है। सही लाइन क्या है? डिसीजन रिपोर्ट के साथ हो, डॉक्टर गाइडेंस के साथ लो, एविडेंस के साथ लो। बिना डॉक्टर के सेल्फ डिसीजन रिस्की साबित हो सकता है। बिना टेस्टिंग का रीएश्योरेंस मिसलीडिंग साबित हो सकता है। बिना फॉलो अप के डिले डेंजरस साबित हो सकता है। अब एक प्रैक्टिकल टूल, आप अभी अपने लिए 3 सवाल लिख लीजिए। नंबर 1, मेरा लेटेस्ट सीमन एनालिसिस कब हुआ था? नंबर 2, मेरे डॉपलर अल्ट्रासाउंड में ग्रेड और साइड क्लियरली लिखा है या नहीं? और नंबर 3, मुझे डॉक्टर ने एग्जैक्ट फॉलो अप प्लान दिया है या नहीं, या सिर्फ देख लेंगे बोला है? अगर इन तीनों में से एक भी सवाल का क्लियर आंसर नहीं है तो आप इन्फॉर्म्ड ऑब्जर्वेशन में नहीं हो, आप अनमैनेज्ड डिले में हैं। दोस्तों, स्क्रीन पे दिए इस चार्ट की स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसमें साफ साफ लिखा है कि क्या सेफ साइन है और क्या रेड फ्लैग साइन है। मैं समझता हूँ कि हर मेडिकल डिसीजन ईजी नहीं होता, लोग डरते भी हैं, कंफ्यूज भी होते हैं, और अक्सर किसी ट्रस्टेड दोस्त या फैमिली लाइन को पकड़ लेते हैं। लेकिन ट्रस्ट और ट्रुथ दोनों सेम डायरेक्शन में होने चाहिए। आपको पैनिक नहीं करना है, आपको बस अंधेरे में डिसीजन नहीं लेना है। राइट एडवाइस, राइट टेस्टिंग और राइट टाइमिंग, ये तीनों चीज़ें आपका फ्यूचर बचाती हैं। अगर आपके किसी फ्रेंड, भाई या हस्बैंड को वेरिकोसील है, ये वीडियो उन्हें व्हाट्सएप पर जरूर भेजिए, क्योंकि बहुत लोग सिम्टम से नहीं, मिस इन्फॉर्मेशन से हर्ट होते हैं। कमेंट में चेकलिस्ट लिखिए, मैं आपके लिए इसका सिंपल सेवेबल वर्जन बनाकर भेजूंगा। और याद रखिए, डिसीजन डिले करना अलग बात है, क्लैरिटी डिले करना अलग बात है। क्लैरिटी को डिले मत कीजिए।